आज हम राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई है इसके बारे में पढ़ेंगे। राज्य नामक संस्था का जो आज हम स्वरूप देखते हैं वो स्वरूप एकदम नहीं आ गया है। लंबे विकास की प्रक्रिया के बाद आज राज्य राष्ट्रीय राज्य के रूप में अस्तित्व में आए हैं। राज्य नामक संस्था की किस तरह से उत्पत्ति हुई इस बारे में राजनीतिक विचारों के विभिन्न मत हैं। किसी ने माना है कि समाज की उत्पत्ति पहले हुई, उसके बाद राज्य नामक संस्था अस्तित्व में आई। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य की उत्पत्ति पूर्व ऐतिहासिक है। कुछ लोगों का मानना है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति के पीछे विभिन्न कारक तत्व हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामान्य तौर पर जो सिद्धांत हैं वो मुख्य रूप से जो सिद्धांत है वो निम्न है। पहला है राज्य की उत्पत्ति का देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है यह सबसे पुराना सिद्धांत है और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य नामक संस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो ईश्वर के द्वारा की गई है और ईश्वर ने राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में धरती पर भेजा है। इसलिए सभी मनुष्यों का कर्तव्य है कि वो राज्य के आदेशों का बिना किसी शर्त के पालन करें। राज्य के देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसके बारे में हम मुख्य रूप से तीन बातें हैं। एक तो ईश्वर ने स्वयं आकर पृथ्वी पर इस शासन की स्थापना करी है। दूसरा, ईश्वर ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता पर शासन स्थापित करा है और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। और तीसरा ये सिद्धांत ये मानता है कि राजा की आज्ञा का मनुष्यों के द्वारा पालन किया जाना चाहिए क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। राज्य की उत्पत्ति का जो देवी सिद्धांत है इसका सबसे पहला उल्लेख जो हमें मिलता है वो ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है। मनुस्मृति में भी इसका उल्लेख किया गया है कि निर्बल लोगों की रक्षा के लिए ईश्वर ने राज्य की स्थापना करी। राज्य की देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो बाद में धीरे धीरे राजाओं के देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में परिवर्तित हो गया और 16वीं और 17वीं शताब्दी में बहुत सारे देशों में राजा ने देवी अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करा और उन्होंने माना कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की सांस लेती हुई मूर्तियां हैं और उनके आदेशों की पालना सबके द्वारा की जानी चाहिए। और इस आधार पर उन्होंने बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त कर ली। राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की आलोचना की जाती है और राज्य की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है कि देवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि कैसे एकदम ईश्वर ने राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति कर दी। दूसरा, ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि देवी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो निरंकुशता का प्रतीक है और लोकतंत्र विरोधी है। इस आधार पर राज्य की देवी उत्पत्ति के सिद्धांत को नकारा गया है। राज्य की उत्पत्ति का जो दूसरा सिद्धांत है वो है शक्ति सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत ये मानता है कि राज्य का निर्माण शक्ति या बल के आधार पर हुआ है। यह सिद्धांत एकमात्र निर्माणक तत्व शक्ति को मानता है और इस सिद्धांत के समर्थकों का कहना है कि मनुष्य प्रारंभ से ही झगड़ालू और शक्ति प्रेमी था। जो बलवान होता था प्राचीन समय में वो अपनी शक्ति के द्वारा कमज़ोर व्यक्तियों को पराजित कर अपने वश में कर लेता था और धीरे धीरे उसकी अनुयायियों की संख्या बढ़ने पर एक कबीला तथा जनजाति बनी और फिर जो इसका ये मुखिया होता था वो अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लेता था और इस तरह से ये क्रम जब तक चलता रहा तब तक मुखिया के नेतृत्व में एक निश्चित भूभाग पर अधिकार नहीं हो गया। और इस तरह से जब एक निश्चित भूभाग पर अधिकार हो गया,
मुखिया के रूप में एक राजा की उत्पत्ति थी। तब ऐसी स्थिति में और जनसंख्या के रूप में जो इसके अधीनस्थ व्यक्ति थे वो थे, और इस तरह से राज्य नामक संस्था का उदय हुआ। शक्ति जो सिद्धांत है उसकी कुछ बातें निम्न है। पहला तो ये मानता है कि शक्ति ही राज्य की उत्पत्ति का एकमात्र तत्व है। दूसरा, इतिहास में भी इस बात के अनेक प्रमाण मिलते हैं कि राज्य की स्थापना शक्ति का परिणाम है। शक्ति सिद्धांत की आलोचना कुछ आधारों पर की जाती है। पहली तो इस आधार पर की जाती है कि शक्ति राज्य के निर्माण में सहायक तत्व तो रही है, लेकिन एकमात्र तत्व नहीं है। राज्य की उत्पत्ति और विकास में अन्य भी तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है, और इस मत के समर्थक ये कहते हैं कि राज्य नामक संस्था की स्थापना व्यक्तियों के हितों के लिए की गई है, राज्य की स्थापना शक्ति के लिए नहीं की गई है, इसलिए यह गलत है। तीसरी इसकी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि शक्ति जो सिद्धांत है वो युद्ध का समर्थक है, और इसके आधार पर जो राज्य है वो स्थायी नहीं हो सकते। राज्य की उत्पत्ति का जो तीसरा सिद्धांत है वो पितृसत्तात्मक सिद्धांत है, और पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये मानता है कि पहले क्योंकि परिवार की स्थापना हुई, परिवार का जो मुखिया होता था वो परिवार में सरप्रमुख होता था। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके परिवार का विस्तार हुआ, वैसे वैसे जो सबसे वृद्धजन था वो परिवार के नियम निर्धारित करता था। सभी जो परिवार के लोग थे उसकी आज्ञा का पालन करते थे, और इस पितृसत्तात्मक आधार पर जैसे जैसे परिवार के रूप में एक ही जो रक्त से संबंधित लोग थे वो उनकी कबीला बना, परिवार से कबीला और कबीला से परिवार से जन और जन से कबीलों की उत्पत्ति हुई। और इस तरह से इस पितृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसमें जो पुरुष मुखिया होता था वो रीति रिवाजों के अनुसार न्याय करता था, आदेश देता था और उन आदेशों की पालना करता था, और इस प्रकार धीरे धीरे इस पितृसत्तात्मक सिद्धांत के द्वारा राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई। चौथा जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति का वो है मातृसत्तात्मक सिद्धांत। मातृसत्तात्मक सिद्धांत, जहाँ पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अंतर्गत पुरुष पर या पिता परिवार का मुखिया होता था, वहाँ मातृसत्तात्मक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत माता से बच्चे के वंश का पता चलता था, और वहाँ पर माता परिवार की मुखिया होती थी, और इस तरह से इसके द्वारा भी राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य की उत्पत्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो सामाजिक समझौता सिद्धांत है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति व्यक्तियों ने आपस में समझौते के द्वारा की है। राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व जो अवस्था थी वो सामाजिक समझौता सिद्धांत यह कहता है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व जो सामाजिक जो व्यवस्था थी वो अराजकता की व्यवस्था थी। व्यक्ति का जीवन सही नहीं था, और ऐसी स्थिति में अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, एक व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर एक समझौता करा, और उसके द्वारा राज्य नामक संस्था की स्थापना की गई थी। सामाजिक जो समझौता सिद्धांत है उसको पूर्व में सोफिस्टों के द्वारा स्थापित करा गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का समर्थन रिचर्ड हुकर ने किया, लेकिन इस सिद्धांत का जो सबसे वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित रूप से जो प्रतिपादन किया गया वो हॉब्स, लॉक और रूसो के द्वारा किया गया है। राज्य की उत्पत्ति का नेक्स्ट सिद्धांत है ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हम राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत है, जैसा कि मैंने बताया कि वो हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रतिपादित करा। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत।
हॉब्स का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और हॉब्स का जो समय है वो 1588 से लेकर 1679 तक का समय माना जाता है। इस समय इंग्लैंड में जो राजनीतिक स्थिति थी वो क्योंकि इंग्लैंड में इस समय में गृह युद्ध भी हुआ था और इंग्लैंड में जो स्थिति थी वो एक उथल पुथलता भरी स्थिति थी। राजतंत्र के बीच में और संसद के बीच में शक्तियों के संबंध में मतभेद चल रहे थे और ऐसी स्थिति में इंग्लैंड में अशांति और अराजकता की अवस्था थी। और उन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में हॉब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तावित किया। सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत हॉब्स ने सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में बात करी है और हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव का जो हॉब्स ने चित्रण करा है उसके अनुसार हॉब्स का मानना था कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, विवेकहीन, दुष्ट प्राणी है। हॉब्स का मानना था कि सभी व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से समान नहीं हैं, कुछ बुद्धिमान और धूर्त हैं, कुछ अधिक बलवान हैं। मनुष्य क्योंकि स्वभाव से स्वार्थी है इसलिए वो अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है और अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करने के कारण राज्य की उत्पत्ति से पूर्व मनुष्य में निरंतर संघर्ष चलता रहता था। भय के कारण और यश पाने की लालसा के कारण प्रत्येक व्यक्ति शक्ति पाना चाहता था और ऐसे स्थिति में जो अवस्था थी वो सतत संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि हॉब्स ने माना है कि मनुष्य झगड़ालू था, आपस में शक्ति के लिए लड़ते रहते थे, मनुष्य स्वार्थी था, भयभीत था। इस कारण जो प्राकृतिक अवस्था थी वो बहुत अराजकता की अवस्था थी। शक्तिशाली लोग निर्बल व्यक्तियों का शोषण करते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम प्रचलित था। उचित अनुचित, न्याय अन्याय का कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था और अराजकता भरी ये जो प्राकृतिक अवस्था थी इसमें सभी मनुष्य एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में थे या युद्ध की स्थिति में थे। मनुष्य का जीवन एकांकी था और सब एक दूसरे के शत्रु थे और अविश्वास की दृष्टि से एक दूसरे को देखते थे। तो यदि हम देखें तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो अराजक अवस्था थी, सब एक दूसरे के विरोधी थे, संघर्ष में रहते थे और मनुष्य एक दूसरे के रक्त के प्यासे थे। ऐसी प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने जो संघर्ष की ऐसी स्थिति थी, क्योंकि किसी भी मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं था, तो ऐसी अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य ने आपस में मिलकर एक सामाजिक समझौता करा। हॉब्स के अनुसार मनुष्य ने आपस में जो सामाजिक समझौता करा उसमें प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से कहा कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपने अधिकार देता हूँ कि आप भी अपने अधिकारों को इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए परित्याग कर दो। ऐसा करने पर जो सारा जन समुदाय था वो व्यक्ति हो गया और इस तरह से राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई। क्योंकि सभी मनुष्यों ने आपस में मिलकर प्रतिज्ञा करी थी कि हम इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने अधिकार और शक्ति देते हैं। ऐसी स्थिति में जो राज्य नामक संस्था की स्थापना हुई वो इस समझौते का पार्ट नहीं था, बल्कि सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार या शक्तियों का जो परित्याग है वो इस संस्था के पक्ष में करा। और ऐसी स्थिति में जो राज्य उत्पन्न हुआ, जो नवीन राज्य उत्पन्न हुआ वो एक निरंकुश राज्य था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जो सारे अधिकार थे उन अधिकारों का परित्याग इस राज्य के पक्ष में कर दिया। और इस राज्य में जो था उसमें ये माना गया कि संप्रभु के जो हॉब्स का जो राज्य था उसके अंतर्गत माना गया कि संप्रभु के जो आदेश हैं वो ही कानून है और उसका जो उसकी जो शक्ति है वो असीमित है। तो
जो राज्य था हॉब्स का, वो एक तरीक़ा से हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी और इस निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत राज्य की जो शक्तियाँ थी वो असीमित थी, क्योंकि संप्रभु समझौते का पक्ष नहीं था, अतः समझौते की शर्तें उसके ऊपर लागू नहीं थी। जो समझौता हुआ वो शासक और शासितों के मध्य नहीं हुआ, बल्कि आपस में जो शासित थे उनके मध्य हुआ, और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी शक्तियों को इस शासक के पक्ष में देते हैं। इस तरह से हॉब्स के ने अपने सामाजिक समझौते के द्वारा एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करी। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता है सिद्धांत है, उसकी अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। हॉब्स के सामाजिक समझौते की जो पहली आलोचना की जाती है वो इस आधार पर की जाती है कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण करा है। जैसा कि हमने मानव स्वभाव में देखा, हॉब्स ने कहा कि मनुष्य शक्ति का झगड़ालू है, स्वार्थी है, विवेकहीन है, हमेशा झगड़ते रहते हैं, इस तरह का मनुष्य का चित्रण करा। लेकिन आलोचकों का कहना है कि मनुष्य में इन बुराइयों के साथ साथ गुण भी पाए जाते हैं, उसमें उदारता, दयालुता और आदि गुण होते हैं, लेकिन जिन्हें की हॉब्स ने जिनकी उपेक्षा करी है उसने केवल मनुष्य के नकारात्मक पक्ष पर ही बल दिया है। हॉब्स के सिद्धांत की दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि हॉब्स ने जिस तरह की प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करा है उस तरह की प्राकृतिक अवस्था संभव नहीं है, क्योंकि हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य लड़ता और झगड़ता ही रहता था हमेशा, और अशांति की अवस्था थी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और प्रारंभ से ही मनुष्य सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहता है। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि हॉब्स ने निरंकुशता का समर्थन करा है, और उन्होंने कहा है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करा है, और हॉब्स का मानना था कि जो राजा है वो संविदा का पक्ष नहीं है, राजा की जो शक्तियाँ हैं वो असीमित है। तो इस आधार पर आलोचना की जाती है कि हॉब्स के द्वारा जो ये शासन स्थापित किया गया है वो निरंकुशता का समर्थन करता है और मनुष्य को अधिकार शून्य कर देता है। इस आधार पर हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की जाती है। सामाजिक समझौते सिद्धांत का जो दूसरा प्रतिपादन करा है वो है लॉक ने करा है, और लॉक का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था। लॉक का समय 1632 से लेकर 1704 का माना जाता है। लॉक के समय इंग्लैंड के राजा और पार्लियामेंट के मध्य संघर्ष था, गृह युद्ध था, लेकिन बाद में दोनों के मध्य समझौता हुआ। 1658 में जब क्रामवेल की मृत्यु हो गई, संसदीय शासन की स्थापना हुई थी 1649 से 1658 तक। उसके बाद जब जो चार्ल्स द्वितीय जब इंग्लैंड के राजा बने तो उनके मध्य जो गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति हुई थी वो लॉक के समय हुई थी, और लॉक ने इस बारे में एक अपना जो ग्रंथ लिखा है शासन पर 2 निबंध, उसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रस्तुत करा है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव, हॉब्स ने जहाँ केवल मनुष्य की नकारात्मक शक्तियों का वर्णन करा है, उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वार्थी था, झगड़ालू था, विवेकहीन था, एक दूसरे के रक्त का प्यासा था, वहाँ लॉक ने मनुष्य के मानवीय गुणों पर बल दिया है। लॉक ने माना है कि राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व जो मानव का जो स्वभाव था वो एक दूसरे के प्रति दयालुता और प्रेम से पूर्ण था। सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखते थे और सब एक तरीक़ा से शांति की अवस्था थी। सब अपने अधिकारों का प्रयोग इस तरह से करते थे कि अन्य लोगों के अधिकारों का भी प्रयोग हो सके। प्राकृतिक अवस्था, क्योंकि लॉक का मनुष्य दयालु था, परोपकारी था, एक दूसरे के साथ शांति से रहते थे, इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था थी वो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से बिल्कुल विपरीत थी। जहाँ हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था
अराजकता से भरी हुई थी। लोग आपस में झगड़ते रहते थे। वहाँ लॉक के अनुसार मनुष्य क्योंकि परोपकारी और दयालु और सामाजिक है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था आपस में सहयोग की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान रूप से रहते थे। प्राकृतिक अवस्था में सद्भाव न होने के कारण सभी व्यक्ति स्वतंत्र माने गए थे और कुछ नैतिक नियमों का पालन करते थे, जिनको कि लॉक ने प्राकृतिक नियम कहा है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्तियों को 3 तरह के अधिकार प्राप्त थे। एक तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। और सभी व्यक्ति अपने इन अधिकारों का प्रयोग प्राकृतिक अवस्था में करते थे। सामाजिक समझौता, क्योंकि लॉक ने अपनी प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण करा है, उन्होंने कहा कि प्राकृतिक अवस्था शांतिमय थी। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार का प्रयोग करते थे, शांतिपूर्वक रहते थे। फिर यह एक प्रश्न उठता है कि फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि व्यक्तियों ने मिलकर समझौता करा। लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था शांतिमय अवस्था थी, लेकिन 3 तरह की उस प्राकृतिक अवस्था में कमियां थी। पहली कमी ये थी कि प्राकृतिक अवस्था में कोई निश्चित सर्वमान्य विधि कानून नहीं था। दूसरा, उन कानूनों को लागू करने वाली या संस्था नहीं थी। तीसरा, यदि कभी उन कानूनों का उल्लंघन होता है तो उन कानूनों को न्याय करने वाली कोई संस्था नहीं थी, दंड देने वाली कोई संस्था नहीं थी। इन 3 बातों की वजह से लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति में होते हुए भी सभी व्यक्तियों ने मिलकर आपस में एक समझौता करा और उस समझौते के द्वारा राज्य नामक संस्था का निर्माण किया। लॉक ने जिस सामाजिक समझौते की बात करी है अपने उसके अंतर्गत, लॉक के अनुसार क्योंकि प्राकृतिक अवस्था की ये जो कमियां थीं, उनको दूर करने के लिए मनुष्य ने एक समझौता किया। सब मनुष्य के समान होने के कारण यह समाज में सब व्यक्तियों का सब व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाला समझौता था। अतः लॉक ने इसे सामाजिक समझौता कहा है। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और इसमें प्रत्येक व्यक्ति ने प्राकृतिक कानून को लागू करने तथा उल्लंघन करने के लिए दंड देने का अधिकार समाज को अर्पित कर दिया। और सभी जो प्राकृतिक अधिकार थे जो व्यक्ति के पास प्राकृतिक अवस्था में थे, वो व्यक्तियों ने स्वयं अपने पास रखे। अर्थात समझौते के अंतर्गत प्राकृतिक अधिकार व्यक्तियों ने अपने पास रखे, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने दंड देने का, कानूनों को लागू करने का अधिकार समाज को दे दिया। और लॉक के अनुसार इस समझौते से एक समाज उत्पन्न हुआ और यह एक पहला समझौता था। इसके बाद एक दूसरा समझौता हुआ और उस समझौते के माध्यम से शासन की स्थापना की गई। और शासन की स्थापना एक साधन के रूप में की गई कि वो राजनीतिक समाज के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। इस तरह से यदि हम देखें तो लॉक ने जिस समझौते का वर्णन करा, उससे ऐसा लगता है कि लॉक ने 2 समझौतों की बात करी है। पहले समझौते के द्वारा एक नागरिक समाज की स्थापना करी है और दूसरे समझौते के द्वारा उन्होंने सरकार की स्थापना करी है। लॉक के अनुसार नए राज्य का स्वरूप, लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा जिस राज्य की स्थापना करी है, वह राज्य व्यक्ति के हितों के लिए निर्मित हुआ है और वो जनसहमति पर आधारित है। इसलिए लॉक के द्वारा जिस सिद्धांत की स्थापना की गई है वो सीमित राजतंत्र है। लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की यदि हम देखें तो मुख्य विशेषताएं, पहला, लॉक ने 2 प्रकार के समझौते की बात करी है, एक तो सामाजिक और एक शासन संबंधी समझौता। दूसरा, राज्य नामक संस्था की स्थापना जनता के लिए की गई है। तीसरा, राज्य नागरिकों की सहमति पर आधारित है। और चौथा यह कि राज्य निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो राज्य में व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार बने हुए हैं और दूसरा, नागरिक समाज के द्वारा जो सत्ता है वो विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी गई है।
लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। और लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना निम्न आधारों पर की जाती है। पहले इस आधार पर की जाती है कि मानव स्वभाव संबंधी जो उन्होंने वर्णन करा है वो उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ हॉब्स ने मानव को झगड़ालू माना है, वहाँ लॉक ने कहा है कि मानव बहुत परोपकारी था, दयालु था, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखता था। तो लॉक ने भी मनुष्य की केवल एक ही पार्ट का चित्रण करा है, मनुष्य में केवल अच्छाई देखी है, मनुष्य में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष देखे जाते हैं, उसकी लॉक ने अवहेलना करी है। दूसरा, जिस प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करा है लॉक ने करा है वो भी वास्तविक प्रतीत नहीं होती, क्योंकि लॉक ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत शांतिपूर्ण अवस्था थी, प्राकृतिक अवस्था में नियम थे, व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग कर सकता था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि प्राकृतिक अवस्था ऐसी थी तो फिर राज्य नामक संस्था की स्थापना की आवश्यकता क्या पड़ी। और दूसरा, ऐसी प्राकृतिक अवस्था कभी हो नहीं सकती जहाँ की व्यक्ति स्वयं ही नियम हो और शांतिपूर्ण अवस्था हो। तीसरी आलोचना ये करी जाती है कि लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी दो समझौतों की बात करते हैं। इस आधार पर लॉक के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की जाती है। सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो तीसरे प्रतिपादक हैं वो हैं रूसो। रूसो का जो समय है वो 1712 से 1778 का माना जाता है। रूसो का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन करा है। रूसो का क्योंकि स्विट्जरलैंड में जन्म हुआ था, उनका जीवन जो था उसने सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रभावित करा है। रूसो के अनुसार मानव स्वभाव, रूसो के अनुसार मानव स्वाभाविक रूप से अच्छा, सीधा, स्वस्थ, प्रेमी, एकांत प्रिय है और मनुष्य एकांत प्रिय, शांति प्रेमी, अकेला रहने वाला और निस्वार्थी है और प्राकृतिक निर्दोष और ऐसा माना है। प्राकृतिक अवस्था, रूसो के अनुसार क्योंकि मनुष्य एकांत प्रिय है, निष्पाप है, निर्दोष है और स्वाभाविक रूप से अच्छा है, तो उन्होंने माना कि जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मनुष्य पशुओं जैसा एकांकी जीवन व्यतीत करता था। ना व्यक्ति का कोई घर था, ना उसकी कोई संपत्ति थी और वो अकेले रहता था और निस्वार्थी था, क्योंकि उसकी संपत्ति और वो नहीं थी। इसलिए जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांत अवस्था थी और व्यक्ति निस्वार्थी था। लेकिन रूसो का कहना है कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये अधिक दिन तक नहीं रही, क्योंकि जैसे ही मनुष्य ने भूमि के एक निश्चित भाग को घेर कर ये कहा कि ये मेरा हिस्सा है और उस तरह से उसके साथ ही संपत्ति का उदय हुआ भूमि पर अधिकार के साथ ही, और इस संपत्ति के उदय के कारण व्यक्तियों में आपस में झगड़े होने लगे संपत्ति के उदय के साथ, और इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था शांत थी वो समाप्त हो गई और व्यक्ति आपस में लड़ने और झगड़ने लगे और इस तरह की जो प्राकृतिक अवस्था अराजकता भरी हो गई, व्यक्ति संपत्ति के लिए झगड़ने लगे। सामाजिक समझौता, रूसो ने कहा कि क्योंकि उसकी प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति के उदय के साथ अनेक बुराइयां उत्पन्न हो गई, लोग आपस में झगड़ने लगे। जो बलवान था उसने संपत्ति पर भूमि को के हिस्से को घेर लिया या संपत्ति पर अधिकार कर लिया। अन्य व्यक्ति जो आवश्यक चीज़ें थी उनसे भी वंचित हो गए। ऐसी स्थिति में समाज जो ये प्राकृतिक अवस्था थी उसके छुटकारा पाने के लिए लोगों ने राज्य नामक संस्था की स्थापना करी। रूसो का कहना है कि लोगों ने राज्य नामक संस्था की जो स्थापना करी वो इसलिए नहीं करी कि वो उस राज्य नामक संस्था की स्थापना करना चाहते थे, बल्कि उसमें जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए उनको मजबूरी में राज्य नामक संस्था की स्थापना करनी पड़ी। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया, इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया। प्रत्येक व्यक्ति आपस में अपने अधिकारों को
किसी व्यक्ति विशेष को ना देकर संपूर्ण समाज को प्रदान किया। और इस प्रकार इस समझौते के द्वारा लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्वरूप को सामाजिक स्वरूप के में परिवर्तित कर दिया। और क्योंकि व्यक्ति ने अपने सभी अधिकारों को एक समाज को प्रदान कर दिया, और क्योंकि व्यक्ति उस समाज का पार्ट था, इसलिए पुनः उसने उस समाज के हिस्से के रूप में उन अधिकारों को प्राप्त कर लिया। रूसों के इस सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य निर्मित हुआ उसको सामान्य इच्छा कहा जाता है, और संप्रभुता की जो अभिव्यक्ति है वो इस सामान्य इच्छा में हुई है, और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपने कार्य करते हैं। रूसों के सामाजिक समझौते की कुछ विशेषता हैं। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था से निकालने के लिए पुनः पूर्व जैसी प्राकृतिक अवस्था में स्थापित करने के लिए था। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति ने अपने सभी शक्ति व अधिकारों का समाज के लिए परित्याग कर दिया। समाज के लिए परित्याग कर दिया, लेकिन व्यक्ति क्योंकि उस समाज का एक पार्ट था, इसलिए वो अधिकार समाज के रूप में उसे पुनः प्राप्त हो गए। और सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप व्यक्ति का स्थान समाज ने तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ने ले लिया। रूस के सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की जाती है, और पहली आलोचना की जाती है कि रूसों ने मानव स्वभाव का एकांकी चित्रण करा है। रूसों ने भी मानव को निर्दोष, निष्पापी और वो माना है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि मनुष्य में अच्छाई व बुराई दोनों पाई जाती है। दूसरी आलोचना रूसों की प्राकृतिक दशा के आधार पर की जाती है। रूसों ने प्राकृतिक दशा का जो चित्रण करा है वह ऐतिहासिक रूप से सही नहीं है, काल्पनिक है। कभी कोई इस तरह की अवस्था नहीं रही कि जब मनुष्य एकांकी था, हमेशा मनुष्य में मिलजुल कर रहने की स्थापना हुई है। तीसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि रूसों ने जिस तरह के सामाजिक समझौते के द्वारा जिस तरह के राज्य की स्थापना करी है, वो सामान्य इच्छा के रूप में वो राज्य की निरंकुशता का समर्थन करते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो सामाजिक समझौते का प्रतिपादन हॉब्स, लॉक, रूसो इन तीनों के द्वारा किया गया, और इन तीनों प्रतिपादकों ने यह स्थापित करा कि राज्य नामक संस्था की जो उत्पत्ति हुई है वो सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है। राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति से पूर्व जो अवस्था थी वो सही नहीं थी। तीनों ने उसके अलग अलग तर्क दिए, और उस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए लोगों ने आपस में मिलकर एक समझौता करा, और उस समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। जो ये सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो ये बताता है कि राज्य नामक संस्था एक कृत्रिम संस्था है जिसकी स्थापना मनुष्य ने कुछ असुविधाओं को दूर करने के लिए की